गौरवशाली इतिहास किसी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, लेकिन क्या हो अगर किसी देश के इतिहास में ही फेरबदल किया जाए। उस देश की आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हो जाएगी। भारत के साथ भी इतिहासकारों ने यही किया। खास तौर पर नेहरू के समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के असली इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और उसकी जगह मनगढ़ंत कहानियां पेश की, जिनमें मुगलों और अंग्रेजों जैसे आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया गया। और ये चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी, भारत के प्राचीन इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, जिसका मकसद था भारतीयों को एक असफल कौम की तरह दिखाना। और काफ़ी हद तक इतिहासकार अपने इस उद्देश्य में कई दशकों तक सफल भी दिखे। इसकी झलक हमें सिकंदर के इतिहास में भी देखने को मिलती है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण को अनऑर्गेनाइज्ड ईस्ट के विरुद्ध एक बड़ी यूरोपीय जीत माना जाता है। इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसी को लेकर ग्रीक इतिहासकार स्ट्रोबो ने लिखा था कि आमतौर पर भारत के मामलों पर लिखने वाले लोग झूठे थे। इस बात का हमें सिकंदर का इतिहास लिखते समय और भी अधिक यकीन हो गया। ये विडंबना ही है कि भारत जो अनेक महान साम्राज्यों सम्राटों की भूमि रही है, उसी भारत में बाहर से आए सिकंदर को महान कहा जाता है। उस पर गीत लिखे जाते हैं, फिल्में बनती हैं और उसके लिए एक कहावत भी बनाई गई, जो जीता वही सिकंदर। जबकि भारतीय राजाओं को कमजोर, लालची और परस्पर लड़ने वाला दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि भारत का इतिहास इस उद्देश्य से लिखा गया था कि भारतीयों को एक असफल कौम की तरह दिखाया जाए। और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद हमें ऐसे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री भी मिले जो इस बात से आश्वस्त थे कि भारत के अतीत में कुछ भी प्रेरणादायक नहीं है। लेकिन रूस के जनरल मार्शल ग्रेगरी जुकोव बताते हैं कि सिकंदर को भारत में जो हार मिली थी वो नेपोलियन से भी बदतर थी। तो आखिर सच क्या है? क्या सिकंदर सच में एक महान विजेता था, या ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में की गई हेरफेर और पश्चिम के चाटुकार इतिहासकारों के षड्यंत्र का परिणाम है? आज इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उसकी सेना में मैसिडोनिया, यूनान, बाल्कन और फारस के लड़ाके शामिल थे। सिकंदर की सेना की तादाद को लेकर अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। कोई कहता है सिकंदर की सेना में सैनिकों की संख्या 41,000 से अधिक थी। हालांकि कई इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों को मारकर मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। पूर्व की दिशा में कूच करते हुए उसने सबसे पहले ईरान के पारसी राजा दारा को हराया और उसके बाद उसकी नज़र पड़ी भारत पर। हालांकि भारत की सीमा में घुसने से पहले ही सिकंदर को भारतीयों के साहस और शक्ति का स्वाद मिल गया था। भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों ने ही सिकंदर की लगभग आधी सेना को खत्म कर दिया था। छोटे राज्यों अश्वयान और अश्वकायन की वीर सेनाओं ने आज के कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। हालात यहाँ तक थे कि सिकंदर ने इन छोटे छोटे राज्यों को संधि का पैगाम तक भिजवा दिया था। हालांकि ये उसके छल का ही पार्ट था। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर सिकंदर ने कई राजाओं को बंधक बनाया। इसके बाद उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया। हालांकि गांधार तक्षशिला के राजा आंभी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया था, क्योंकि उसकी पोरस से शत्रुता थी। और फिर आंभी के साथ मिलकर सिकंदर ने पोरस से युद्ध करने के लिए कूच कर दिया। हालांकि सिकंदर को यह एहसास नहीं था कि आगे उसका इंतजार पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस की मजबूत सेना कर रही थी। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था और इन्हें पार किए बगैर सिकंदर का पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। 326 ईसा पूर्व में मई के महीने में सिकंदर और पोरस की सेनाएं झेलम के तट पर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवार थे। लेकिन जिस चीज को देखकर सिकंदर और उसकी सेना घबरा गई थी, वे थे पोरस की सेना में 200 युद्ध हाथी। सिकंदर की सेना ने भारतीय युद्ध हाथियों द्वारा मचाई गई तबाही के बारे में सुना था और हाथियों को देखकर ग्रीक घुड़सवार सेना के घोड़े भी डर गए थे। इसके अलावा छोटे राज्यों से लड़ते हुए कई हजार सैनिकों को खोने के बाद सिकंदर की सेना पौरव सेना से लड़ने से भयभीत होने लगी और कई दिनों तक नदी के एक छोर पर ही डेरे डाले रही। फिर साहस बटोरकर नदी पार करके जैसे ही सिकंदर की सेना पोरस की सेना के सामने आई, उनका स्वागत भारी तीरों की बौछारों के साथ हुआ। युद्ध हाथियों की पहली लहर मैसिडोनियन सेना में घुस गई और मैसिडोनियन सैनिकों को रौंद दिया तथा अन्यों को अपने सूंटों से पकड़कर भारतीय घुड़सवारों के सामने पेश किया ताकि उन्हें भाले से मारा जा सके। रोमन इतिहासकार मार्कस जस्टिनस के अनुसार पोरस ने सिकंदर को सामने सामने की लड़ाई की चुनौती भी दी, जिसमें सिकंदर अपने घोड़े से गिर गया था और पोरस के सामने लाचार सा गिर पड़ा। लेकिन पोरस एक पल के लिए हिचकिचाए और सिकंदर के अंगरक्षक अपने राजा को बचाने में कामयाब रहे। सिकंदर के अंगरक्षकों ने
उसे चारों ओर एक लोहे की ढाल से ढककर बाहर निकाल दिया। पोरस के सैनिकों की वीरता ने सिकंदर की सेना को अंदर तक हिला दिया था और उन्होंने सिकंदर के भारत विजय के सपने को पूरा करने से इनकार कर दिया। सिकंदर खुद इतना घबरा गया था कि वो अपने सैनिकों को पूर्व की ओर हमला करने के लिए नहीं कह पाया। इतिहासकार प्लूटार्क ने भी लिखा था कि सिकंदर की सेना में विद्रोह होने वाला था, क्योंकि सिकंदर की सेना को यह समझ आ गया था कि पोरस की छोटी सेना को ही हराना उनके लिए इतना मुश्किल था, तो वे भारत में मगध जैसे विशालकाय सेना से कैसे लड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके पास सिकंदर की योजना का विरोध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मगध के पास उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी सेना थी। प्लूटार्क के अनुसार मैसिडोनियन लोगों का साहस तब खत्म हो गया जब उन्हें पता चला कि नंद साम्राज्य की 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार सेना, 8,000 युद्ध रथ और 6,000 लड़ाकू हाथियों के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। अंत में सिकंदर ने ही खुद अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे उसकी सेना में खुशी की लहर मच गई थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार झेलम के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था। लेकिन यह आर्गुमेंट विरोधाभासी है। अहमबी इस शर्त पर सिकंदर का मित्र बना था कि उसे पोरस का राज्य दिया जाएगा, तो फिर सिकंदर ने दुश्मन को इनाम क्यों दिया? और ना ही ये एक विजयी शासक और एक पराजित शासक के बीच आदान प्रदान को दर्शाता है। इसके अलावा सिकंदर ने पोरस के साथ युद्ध से पहले जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें उसने हारे हुए शहरों में सभी लोगों का नरसंहार किया या उन्हें गुलाम बना लिया था। तो फिर उसने पोरस के साथ दयालुता क्यों दिखाई? साथ ही ग्रीक सूत्रों का कहना है कि सिकंदर भारत से इसलिए पीछे हट गया था क्योंकि उसके सैनिक थक गए थे, उन्हें घर की याद आ रही थी और विद्रोह के करीब थे। और पश्चिमी इतिहासकारों ने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि इससे उन्हें सिकंदर को बचाने के लिए लगभग सही बहाना मिल गया। लेकिन पेशेवर सेनाएं इस तरह से काम नहीं करती। कल्पना करें कि अगर जर्मन सैनिकों ने हिटलर से कहा होता कि वे लड़ाई से थक चुके हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती। सिकंदर के समय में सजा सूली पर चढ़ाना थी। यहाँ पर सवाल यह है कि झेलम के युद्ध की सच्चाई क्या है? इसका एकमात्र संभावित उत्तर ये हो सकता है कि झेलम की लड़ाई में मैसिडोनियन के लोगों को एहसास हुआ कि वे असाधारण वीरता वाले दुश्मन से निपट रहे हैं, और हार को भांपते हुए मैसिडोनियन ने युद्ध विराम की मांग की, जिसे पोरस ने स्वीकार कर लिया। और यह आर्गुमेंट पूरे इतिहास में हिंदू राजाओं के व्यवहार के अनुरूप भी है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए कई युद्धों तक, और आधुनिक युग में भी 1948, 65 और 71 के युद्धों तक हिंदुओं ने एक अटूट और अनावश्यक दयालुता दिखाई है। पराजित सेना का पीछा करने और उसे खत्म करने के बजाय उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी को एक और दिन जीने और लड़ने दिया। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ घर की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसके घर जाने की यात्रा भी कई खतरों से भरी थी। वापस लौटते हुए सिकंदर उस रास्ते वापस नहीं गया जहां से वो आया था, क्योंकि वह इतना डरा हुआ था कि वह दोबारा उत्तर पश्चिम में भारतीयों का सामना नहीं करना चाहता था। उसने दूसरे खतरनाक रास्ते को चुना, जिस क्षेत्र में प्राचीन शात्र या जाट निवास करते थे। ये इलाका आज के हरियाणा में स्थित है, और यहाँ पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हुआ। जाटों ने सिकंदर की अधिकतर पलटन का सफाया कर डाला। पंजाब के सांगला में तो सिकंदर की सेना पर इतना भयंकर हमला हुआ था कि इसने ग्रीक घुड़सवार सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुल्तान के मालवों ने तो सिकंदर की छाती और पसलियों में तीर मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। इन हमलों से तंग आकर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग को जहाजों द्वारा मकरान तट से होते हुए बेबीलोन जाना था, तथा सिकंदर के नेतृत्व में दूसरी सेना को पैदल मार्च करना था, क्योंकि भारतीयों के हमलों में उसकी घुड़सवार सेना पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इस सेना को बलूचिस्तान से होते हुए फारस और फिर बेबीलोन में प्रवेश करना था। सिकंदर के मन में भारतीयों का डर इतना भयंकर था कि जिस रास्ते वह आया था उस रास्ते से वापस घर जाने की बजाय बलूचिस्तान के खतरनाक रेगिस्तान से जाने का जोखिम उसे बेहतर विकल्प लगा। इस रास्ते से जाते हुए सिकंदर और उसकी सेना को बहुत कष्ट सहना पड़ा। भीषण गर्मी और प्यास के साथ साथ सेना के पास खाने पीने का सामान भी कम पड़ गया था। ऐसे में सैनिकों ने एकजुट होकर अधिकांश घोड़ों और खच्चरों को मार डाला। इसके बाद जो हुआ वह सिकंदर की अभियान की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। घोड़ों और खच्चरों के खा जाने के कारण उसके सैनिक बुरी तरह बीमार पड़ गए। थकी हुई सेना के लिए बीमार सैनिकों को ले जाना आसान नहीं था, और अंत में उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। हजारों लोग बीमारी के कारण पीछे रह गए, और अन्य लोग थकान या गर्मी या असहनीय प्यास के प्रभाव से मरने लगे। मैकक्रिंडल लिखते हैं कि अधिकांश लोग समुद्र में डूबे हुए जहाजों की तरह रेत में मर गए थे। इसके बाद सिकंदर भी 32 साल की उम्र में मर गया था, लेकिन उसकी मौत का कारण आज भी रहस्यमय है। कई का मानना है कि सिकंदर की मौत गैर हानिकारक दिखने वाले एक पौधे से बनी जहरीली शराब से हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई,
जबकि अन्य का मानना है कि उसकी गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। क्या पता सिकंदर की मौत घोड़ों और खच्चरों का गोश्त खाकर हुई हो, जिसका सेवन उसने तब किया था जब भारत से बुरी तरह हारकर वह बलूचिस्तान के भयानक रेगिस्तान से गुजर रहा था।